13 अक्टूबर 1972 जुमे का दिन। यूरुग्वे के मोंटेवीडियो शहर में हवा में जश्न और जोशो खरोश भरा हुआ था। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम, जो सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि जिगरी दोस्तों का एक खानदान थी, चिली के सेंटियागो में एक मैच खेलने के लिए तैयार थी। ये नौजवान लड़के, जिनकी आंखों में ख्वाब और दिलों में जीत का जज्बा था, अपने खानदान और दोस्तों के साथ यूरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 में सवार हुए। जहाज में कुल 45 लोग थे और माहौल किसी पार्टी से कम नहीं था। हंसी मजाक, गानों और आने वाले मैच की बातों से पूरा जहाज गूंज रहा था। उन्हें क्या मालूम था कि ये परवाज उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक और नाकाबिले तसव्वुर इम्तिहान बनने वाली थी। सफर शुरू हुआ, लेकिन एंडीज पहाड़ी सिलसिले के ऊपर मौसम खराब होने की वजह से जहाज को अर्जेंटाइन के मेंडोजा शहर में एक रात रुकना पड़ा। पायलट ने जहाज को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन जहाज का निचला हिस्सा एक पहाड़ की चोटी से टकरा गया। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। जहाज के पर टूट गए और उसका पिछला हिस्सा हवा में कहीं गायब हो गया। कुछ ही सेकंड में लोहे और इंसानी जिस्मों से भरी वो मशीन एक खिलौने की तरह टूटकर बिखर गई और इंडीज की एक अनजान वादी में बर्फ पर फिसलती हुई रुक गई। कुछ पल पहले जहां हंसी और कहकहे गूंज रहे थे, वहां अब मौत का सन्नाटा छा गया था। इस खौफनाक टक्कर में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो बच गए थे वो भी बुरी तरह जख्मी थे, टूटी हड्डियों और गहरे जख्मों के साथ दर्द से कराह रहे थे। जब होश आया और उन्होंने टूटे हुए जहाज से बाहर झांका तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ, ऊंचे पहाड़ और खामोशी थी। ना कोई दरख्त, ना कोई जानवर, बस लामुतनाही सफेदी। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि वो दुनिया से कट चुके हैं। हादसे के बाद की पहली रात कयामत की रात थी। -30 डिग्री की वो ठंड जो हड्डियों को चीर देती थी, और उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। सब एक दूसरे से चिमटकर एक दूसरे की सांसों की गर्मी से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। जहाज में 2 मेडिकल स्टूडेंट थे, रॉबर्टो कनेसा और गुस्तावो ज़र्बिनो, जिन्होंने अपनी समझबूझ से जख्मियों का इलाज करना शुरू कर दिया। अगली सुबह तक 5 और लोगों ने दम तोड़ दिया था, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि बचाव टीम उन्हें ढूंढने जरूर आएगी। उन्होंने ऊपर आसमान में कई बार रेस्क्यू जहाज उड़ते हुए देखे, लेकिन जहाज का सफेद रंग बर्फ में ऐसा घुल मिल गया था कि उन्हें कोई देख नहीं पाया। दिन गुजरते गए। खाने का सामान, जो कुछ चॉकलेट बार और जाम के डब्बे थे, तकरीबन खत्म हो चुका था। फिर 11वें दिन उन्हें जहाज के मलबे में एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो मिला। जब उन्होंने इसे ठीक करके सुना तो एक खबर ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। रेडियो पर बताया जा रहा था कि खराब मौसम और किसी के जिंदा बचने की उम्मीद न होने के सबब फ्लाइट 571 का तलाशी ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। ये सुनना किसी मौत की सजा से कम नहीं था। दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था। अब वो इस बर्फीले जहन्नम में पूरी तरह अकेले थे। जब दुनिया ने उन्हें छोड़ दिया, तब एंडीज के पहाड़ों ने उन्हें अपने असूल सिखाने शुरू कर दिए। यहाँ जिंदा रहने के लिए इंसानी कानून नहीं बल्कि जंगली कानून चलते थे। भूख अब इस हद तक बढ़ चुकी थी कि पेट में आग जल रही थी। उन्होंने जहाज की सीटों के कुशन के चमड़े को चबाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पेट की आग कहाँ बुझने वाली थी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने बर्फ को धात की शीट पर रखकर पिघलाना सीखा, जिससे पीने का पानी मिल जाता था। दिन में सूरज की चमक इतनी तेज थी कि बगैर चश्मे के सफेद अंधापन, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाने का खतरा था। रातें इतनी ठंडी थीं कि जो सो जाता वो शायद सुबह कभी ना उठता। हर दिन एक नई चैलेंज लेकर आता। हर गुजरते पल के साथ उनका जिस्म और हिम्मत दोनों जवाब दे रहे थे। उन्हें ये एहसास होने लगा था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो वो सब एक एक करके यहीं बर्फ में जम गएंगे। इनकी आंखों के सामने इनके दोस्त दम तोड़ रहे थे और वो बेबसी से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। ये वो लम्हात थे जब इंसानियत और जानवर बनने के बीच की लकीर मिटने लगी थी। दिन गुजरते जा रहे थे और भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। जिस्म खुद को ही खाने लगा था और सब कंकाल की तरह दिखने लगे थे। एक दिन जब सब्र का हर बंधन टूट गया तो एक ऐसा ख्याल मन में आया जिसके बारे में सोचना भी गुनाह था। ये ख्याल था अपने मरे हुए दोस्तों और खानदान वालों के जिस्म को खाकर जिंदा रहने का। शुरू में ये बात सुनकर सब सन रह गए,
ये घिनौना था, गैर इंसानी था और इनके मज़हब के खिलाफ था। कई दिनों तक इस बात पर बहस चली। लोग रोए, दुआ की और खुदा से रहनुमाई मांगी। लेकिन जब भूख से एक और दोस्त ने इनकी आंखों के सामने दम तोड़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर जिंदा रहना है तो ये खौफनाक कदम उठाना ही होगा। उन्होंने एक दूसरे से एक मुआहदा किया कि अगर उनमें से कोई मर जाता है तो बाकी लोगों को उसके जिस्म को इस्तेमाल करने का हक होगा ताकि वो जिंदा रह सकें। रॉबर्टो कैनेसा, जो एक मेडिकल स्टूडेंट थे, ने कांच के एक टुकड़े से पहला कट लगाया। वो पल इंसानियत की हार का नहीं बल्कि जिंदा रहने की जिद की सबसे खौफनाक जीत का था। दोस्तों, एक लम्हे के लिए इस कहानी को यहीं रोकते हैं। सोचिए, जब जिंदा रहने की हर उम्मीद खत्म हो जाती है तो इंसान किस हद तक जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी कीमती है और इंसान का हौसला हर मुश्किल से बड़ा है। अगर आपको मेरी ये कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आ रहा है और आप ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और तबसरा यानी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कहानी के किस पल ने आपके दिल को सबसे ज़्यादा छुआ। चलिए अब वापस चलते हैं एंडीज के इन बर्फीले पहाड़ों में और जानते हैं एक और जालिमाना मजाक किया। पहाड़ से एक खौफनाक बर्फानी तूदा आया और पूरे तैयारे को बर्फ के नीचे दफन कर दिया। जो लोग सो रहे थे वो नींद में ही बर्फ के नीचे दबकर मर गए। इस तूदे ने 8 और लोगों की जान ले ली। जो बचे वो कई दिनों तक बर्फ के नीचे अंधेरे में फंसे रहे। हवा की कमी होने लगी और दम घुटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बर्फानी कब्र में जिंदा दफन हो गए हों। हौसला और नया अज़्म, इनमें से एक नैंडो पेराडो ने हिम्मत दिखाई और जहाज की छत में एक डंडे से सुराख किया। तब जाकर उन्हें सांस लेने के लिए थोड़ी हवा मिली। जब 3 दिन बाद वो बर्फ से बाहर निकल पाए तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा ठिकाना भी तबाह हो चुका था और उनके 8 और साथी हमेशा के लिए सो चुके थे। इस वाक़ये ने तैयारे की सीटों से इंसुलेशन निकालकर उनके अंदर सोने का थैला, स्लीपिंग बैग बनाया ताकि रात की जानलेवा ठंड से बचा जा सके। इस खतरनाक सफर के लिए टीम के सबसे मजबूत 2 लोगों को चुना गया। फर्नांडो नैंडो पेराडो, जिसने हादसे में अपनी मां और बहन को खो दिया था, और रॉबर्टो कनिस्सा, जो एक मेडिकल स्टूडेंट था। 12 दिसंबर को हादसे के 61 दिन बाद नैंडो पेराडो और रॉबर्टो कनिस्सा ने इस बर्फीले जहन्नम से बाहर अपना पहला कदम रखा। चोटी पर बिखरती उम्मीदें, बगैर किसी तरबियत के और कमजोर जिस्म के साथ वो बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने लगे। उन्होंने सोचा था कि बस एक पहाड़ पार करते ही उन्हें चिली की हरी भरी वादियां दिख जाएंगी। 3 दिन की जानलेवा चढ़ाई के बाद जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनकी रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। सामने कोई हरी घाटी नहीं थी बल्कि दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ों की चोटियां थीं। उन्हें एहसास हुआ कि वो मौत के एक जाल में फंस गए हैं। रॉबर्टो कैनेसा की हिम्मत जवाब दे गई और वो रोने लगा, लेकिन नैंडो पेराडो ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हो सकता है हम मौत की तरफ चल रहे हों, लेकिन मैं चलते चलते मरना पसंद करूंगा। और वो आगे बढ़ते रहे। मौजज़ा, मदद की आमद। 10 दिनों तक पैदल चलने के बाद आखिरकार उन्हें बर्फ खत्म होती हुई और हरियाली के कुछ निशान दिखाई दिए। फिर उन्हें एक नदी दिखाई दी और नदी के दूसरी तरफ घोड़े पर एक आदमी नजर आया। वो एक चिली का चरवाहा था जिसका नाम सर्जियो कैटलान था। नैंडो ने एक पत्थर पर कागज का टुकड़ा लपेटकर उस तक फेंका जिस पर लिखा था, मैं एक तैयारे से आया हूं जो पहाड़ों में क्रैश हो गया था। मेरे दोस्त अभी भी वहां फंसे हैं। जब सर्जियो ने वो नोट पढ़ा तो वो मदद लाने के लिए निकल पड़ा। बचाव और इख्तिताम। 72 दिनों के बाद दुनिया को इस मौजज़े के बारे में पता चला। चिली एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे जहां नैंडो और रॉबर्टो थे। नैंडो ने हेलीकॉप्टर में बैठकर पायलट को रास्ता बताया और जल्द ही वो क्रैश साइट के ऊपर थे जहां उनके 14 दोस्त अभी भी जिंदा थे। 16 लोग जिंदा बचाए गए।
जब ये लोग दुनिया के सामने आए तो वो सिर्फ हड्डियों के ढांचे थे, लेकिन उनकी आंखों में जिंदा रहने की एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी मुतासिर कर सकती थी। इख्तितामी पैगाम। ये कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है, ये इंसानी हौसले, दोस्ती और इस उम्मीद की कहानी है जो सबसे गहने अंधेरे में भी एक छोटी सी लौ बनकर जलती रहती है। ये उन 29 लोगों को भी एक खिराजे तहसीन है जो घर वापस नहीं लौट सके,